नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक कुंडली के बारे में कि कुंडली को एनालाइज कैसे करना है जिससे कि आपका एक रिवीजन हो सके। आपके कमेंट सेक्शन में एक चार्ट आया था, तो उस चार्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आज दो टॉपिक दिमाग में चल रहे थे। एक तो टाइमिंग ऑफ इवेंट, यानी कि अगर हमारी कुंडली में कोई प्लैनेट गुड या बैड कंडीशन में प्लेस्ड है, क्योंकि नॉर्मली हमें पता होता है कि बृहस्पति हमारा पहले घर में है या पांचवें घर में है। फॉर एग्जाम्पल, वो पांचवें घर का बृहस्पति अपने रिजल्ट कब देगा, तो नॉर्मली हमें क्या पता होता है, उसकी महादशा आएगी। अब पता लगा कि उसकी महादशा तो आई नहीं, तो महादशा आई नहीं तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे बृहस्पति मेरा उच्च का था, वो लगन में बैठा था, चौथे घर में बैठा था, और ये तो मुझे राजयोग देने वाला था, इसकी तो महादशा ही जो है 70 साल की उम्र में आएगी। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि चार्ट के अंदर सब ग्रहों की जो दशाएं होती हैं वो किसी की 16 साल, किसी की 20 साल, किसी के 18 साल, इस तरह डिफाइन किए 17 साल। तो अब जब आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं तो किसी न किसी की चल रही होती है। मगर पता लगा कि आपकी शनि की चल रही थी। अब शनि की सीधा जो है आपका 18-19 साल जो है आपके उसके चले गए। उसके बाद आपका शुक्र की आ गई, शुक्र के 20 साल चले गए। उसके बाद आपका दूसरी आ गई। तो इस तरह से आपकी 3 दशाएं आई, और उसके बाद नेक्स्ट दशा आने से पहले आप खुद चले गए। नॉर्मली एक 70 साल की आयु मोस्ट प्रोबेबली मानी गई है। तो क्या जो आपका जुपिटर था, जो कुंडली में उच्च की स्थिति में बैठा था, तो क्या अपना रिजल्ट नहीं देगा? देगा। कब कब देगा? हमेशा देगा। तो नो के नो प्लैनेट आपकी पूरी कुंडली को पूरे जब तक आप रहते हैं तब तक इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? दैट इज टाइमिंग ऑफ इवेंट। जिस जिस साल उसकी एक्टिवेशन जो एज होगी उसमें वो आएगा, उस साल वो रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। बहुत ही एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट है, और जब इसको आप समझ लेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो आज इस टॉपिक के बारे में विचार कर रहे थे। दूसरा टॉपिक था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि स्पेशली कोई ना कोई ऋण हमारी कुंडली में बना होता है। पितृ ऋण, मातृ ऋण, स्त्री ऋण, और बहुत सारे अलग अलग प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ऋण बताए गए हैं। तो 9 ग्रह हैं और 9 तरह के ऋण बताए गए। अब ये ऋण होते हैं, ये ऋण क्या होते हैं, और ये ऋण अगर कुंडली में बने हों तो उससे रिलेटेड चीजें आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुखी परेशान हमेशा करती हैं। तो कौन सा ऋण किस तरह से परेशान करता है, उसका क्या कारण होता है, और उसका परमानेंट इलाज क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। रेमेडीज को एग्जैक्टली करना किस तरह से है, मेरे ख्याल से इस टॉपिक पर इतना डिटेल में शायद ही अभी तक किसी ने बात की होगी। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सोचा कि इसका स्टार्ट किया जाए, बट सोचा कि ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो यही आपका लगभग 30-35-40 मिनट ले जाएगा। फिर एक कुंडली का विश्लेषण भी करना था। कुंडली का विश्लेषण करो तो अगर आप डिटेल में जाके करते हो तो 1-1.5 घंटा मान सकते हो। मगर अगर एक नॉर्मल वे में करते हो कि ठीक है, सामने वाले को भी लगे कि हाँ मेरी कुंडली को थोड़ा सा चेक किया है, तो 20-25 मिनट लग जाते हैं। अब दोनों ही चीजों को एक साथ करने के लिए मन में कंफ्यूजन हो गया कि वो टॉपिक लें या ये टॉपिक लें। तो दो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे थे माइंड में, इस पे जाएं या इस पे जाएं। तो फिर फाइनली मैंने कहा कोई टॉपिक बनाते ही नहीं, आप इन दोनों में से कौन सा टॉपिक लेना है, ऋण वाला या इवेंट वाला, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम बात करेंगे एक कुंडली के बारे में। कुंडली के बारे में जब हम बार बार बात कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ पर्पज ये है आपको ये समझ में आ सके कि आपको चार्ट को एनालाइज करना कैसे है। जो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मेंशन करते हैं, अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन मेंशन किया कि चाइल्ड रिलेटेड इशू, शादी को 6 साल हो गए हैं और बेबी चाइल्ड वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है, देयर इज इशू। अब उसके पीछे कारण क्या है उसको समझेंगे, ठीक कैसे करना है उसको भी समझेंगे, और क्या ठीक कर सकते हैं इसकी बात भी करेंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर चीजों को मैनेज कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, बेवकूफ नहीं बनना है। नॉर्मली आज के समय में हो क्या रहा है कि पूजा पाठ के नाम पर परेशान आदमी को बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका, और बेचारा मरता क्या ना करता, तो सब लोग जो हैं वो आपका लगे हुए हैं
मगर फाइनली क्या होता है कि चलो किसी ने, कोई व्यक्ति ने पैसे ले भी लिए पूजा पाठ के नाम पर, मगर सामने वाले को आराम तो आ जाए, आराम आता नहीं है, तो उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। फिर वो एस्ट्रोलॉजी से उसका विश्वास उठ जाएगा कि सब बेकार की चीजें हैं, बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। तो हमें समझना यह है कि एग्जैक्टली चीजों को ठीक कैसे करना, जिससे कि आप चीजों को खुद समझेंगे, आपको बात समझ में आएगी कारण क्या है। तो यहाँ पर आज सुमन जी की हम बात कर लेते हैं। सुमन ओझा, इनकी डिटेल है 6 अक्टूबर 1990, 2:30 दोपहर के, और जगह का नाम है मोकालसर करके जगह है राजस्थान में। चाइल्ड बर्थ इशू, ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्षफल है। ठीक है, वर्षफल जो है वो अक्टूबर 23 से अक्टूबर 24 का है और ये जन्म कुंडली है। अब जन्म कुंडली के अंदर अगर देखें तो राहु फर्स्ट हाउस में है, चंद्रमा फोर्थ हाउस में, मंगल फिफ्थ हाउस में, बृहस्पति केतु सेवेंथ हाउस में, सूर्य शुक्र बुध आपका 9th हाउस में, और शनि आपका है 12th हाउस में। अब यहाँ पर इस चार्ट को देखना कैसे है, हालांकि हम स्पेसिफिक इनके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, मगर थोड़ा सा ओवरव्यू भी इसका देंगे। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो ऐसे जातक राहु फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे जातक के मन में हमेशा लॉट्स ऑफ प्लानिंग चलती रहती है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनके पिता थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही हमेशा तरक्की करते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनकी अपने पिता के साथ भी थोड़ा वैचारिक मतभेद रहते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, इस राहु की दृष्टि कहां जा रही है? 7th हाउस में। 7th हाउस में यू में कंसीडर राहु प्लस जुपिटर कॉम्बिनेशन, राहु प्लस केतु कॉम्बिनेशन। अब 7th हाउस में दो कॉम्बिनेशन बन गए, बृहस्पति और राहु, दैट इज नॉट गुड। केतु और राहु, अब राहु प्लस केतु मेक वीनस, तो यू में कंसीडर वीनस इन 7th हाउस, राहु और वीनस के साथ जुपिटर, यानी कि ये कॉम्बिनेशन तो ये बन जाएगा कि जब ये राहु यहां के मिलेगा तो ये केतु के साथ मिलके शुक्र बना देगा, तो शुक्र और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन राहु और बृहस्पति, तो यहां पर रिजल्ट कैसे आएंगे? बृहस्पति 7वें घर का रिजल्ट, केतु 7वें घर का रिजल्ट, बृहस्पति और राहु का 7वें घर का रिजल्ट, केतु प्लस राहु इज इक्वल टू शुक्र। ठीक है, तो शुक्र 7वें घर का रिजल्ट, बृहस्पति प्लस शुक्र 7th हाउस। अब कितने सारे रिजल्ट यहां पर हमारे निकल के आ गए कि आपका ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इनको कैसे एनालाइज करना है और जो इनकी प्रॉब्लम है उसके पीछे इनमें से कौन से प्लैनेट अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसको समझना है। दूसरा, चंद्रमा 4th हाउस में है, चंद्रमा 4th हाउस एक्सीलेंट। चंद्रमा जब 4th हाउस में होता है तो राहु नॉर्मली कुंडली के अंदर साइलेंट मोड में चला जाता है, बिकॉज मून इज द वेरी पावरफुल प्लैनेट। कुंडली के अंदर राहु परेशान कर से करता है, इस बात को समझना होता है। राहु बेसिकली क्या होता है? हमारे मन में आने वाले विचारों का कारक है, मन के अंदर अनस्टेबिलिटी देता है, मन के अंदर चंचलता देता है। मगर चंद्रमा जो मन का कारक है वो खुद जब पावरफुल कंडीशन में आके बैठ जाए तो ऐसा जातक कर राहु वाहु ये कितने भी खराब क्यों ना हो, ये उसको ज्यादा विचलित नहीं कर पाते। इट्स वेरी पावरफुल माइंड, इनकी जो विल पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है, धैर्यवान, और बड़े इनके एजुकेशन के अंदर सपोर्ट इनको मिलता रहता है। ऐसे जातक जीवन में जितनी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इनको खूब एजुकेशन लेनी चाहिए, जितनी एजुकेशन लेते हैं उतनी ज्यादा जीवन में तरक्की करते हैं। एजुकेशन जब ये लेते हैं तो एजुकेशन में कितनी भी समस्या आ रही हो मगर इनकी पढ़ाई पूरी अवश्य हो जाती है। ऐसे जातक को अगर सामान लेने भेजा, थोड़ा खर्चीली स्वभाव के होते हैं, एक्सपेंसिव इन नेचर, तो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं, बट दैट इज गुड फॉर द पर्सन
कि ज्यादा सामान लेके आना, खर्चीला स्वभाव होना, क्योंकि चौथे घर का चंद्रमा है। तो यहां पर चौथे घर का चंद्रमा खर्च करने से बढ़ने वाला आमदनी का दरिया। तो इन सबको खुल के पैसा खर्च करना चाहिए, ज्यादा सोचना विचारना नहीं चाहिए। पैसा खर्च करते समय जितना ये अपने आप को फ्री हैंड रखते हैं पैसों के मामले में, उतना ही पैसा इनके पास आ भी जाता है। तो ये बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन होता है चंद्रमा फोर्थ हाउस में। राशि भी देखनी पड़ती है, एक नंबर की राशि में है तो मार्स की राशि में, दैट इज गुड। अब ऐसे जातक के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है? ऐसा जातक भावुक प्रकृति के, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हमेशा अपने ऊपर उठा के रखते हैं। ऐसे जातक अपनी मदर से बड़े अटैच होते हैं, उनका चेहरा या उनकी आदतें अपनी मदर से मैच अवश्य करती हैं। माँ से अटैच बहुत होते हैं और माँ से सबसे ज्यादा झगड़ा करते हैं। बट दे शुड अवॉइड फाइट विद मदर एंड ऑलवेज सर्व द मदर, क्योंकि चंद्रमा को कुंडली में अच्छा रखना है तो मदर की सेवा करनी है। चंद्रमा खराब हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं मदर के हेल्थ इशू देगा, साथ ही पैसे की दिक्कत देगा। तो दोनों एक दूसरे के पैलर हैं, तो हमने कारक को कंट्रोल करना है रेमेडी से ज्यादा। भी रेमेडी तो ठीक है करनी है, मगर रेमेडी हर किसी को करनी नहीं आती, मगर जो चीजें हमारे सामने हैं, लाइव हैं, उनकी सेवा तो करो। तो यहाँ पर चंद्रमा का प्लेसमेंट एक्सीलेंट है। अब जो प्लैनेट हमारे बर्थ चार्ट में एक्सीलेंट पोजीशन में है, उसको हमने और ज्यादा पावरफुल बना देना है। जो प्लैनेट खराब पोजीशन में है, उनकी रेमेडी अकॉर्डिंग टू वर्षफल करके उनको साइलेंट मोड में रखना है, ताकि वो परेशान ज्यादा ना करें। क्योंकि जो प्लैनेट वर्ष लगन कुंडली में खराब होंगे, वर्षफल में जब वो खराब पोजीशन में आएंगे या खराब हाउसेस में आएंगे, या जैसे रूल हमने यहाँ अप्लाई करे वैसे रूल अप्लाई करके वर्षफल को चेक करेंगे, तो वर्षफल में अगर खराब होंगे तो बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट देंगे। लगन कुंडली में अगर अच्छे हैं, वर्षफल में खराब है, तो ज्यादा खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो इसी तरह चंद्रमा का प्लेसमेंट एक्सीलेंट है। मंगल की बात कर लेते हैं। अब मंगल कुंडली में पांचवें घर में है, पांचवें घर का मंगल, दैट इज एक्सीलेंट। ऐसे जातक को मेडिसिन की नॉलेज काफी अच्छी खासी होती है, दवाइयां खाना, दवाइयां लाना, एक्सपायरी जो मेडिसिन है वो उनके यहाँ रखी होती हैं, ये पसंद करते हैं, दूसरों को एडवाइस भी कर देते हैं कि ये दवाई खा लो, यानी कि मेडिसिन की नॉलेज ये ठीक ठाक रखते हैं। दिमाग तेज होता है ऐसे जातक का, इसमें कोई दवाई नहीं। उठते बैठते इनके घुटनों में चटकी आवाज आती है, रात की नींद डिस्टर्ब रहती है। तो इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे देते हैं। थोड़ा सा ऐसे जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि जो बात मन में वही जुबान पर इनके रहती है। कोई बात थोड़ी सी दाएं बाएं की लग जाए तो सामने वाले को स्पष्ट रूप से जवाब दे देते हैं। बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन अब बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन, इसका तो इंडिविजुअल यहाँ का रिजल्ट आ गया, चंद्रमा के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि में कोई प्लैनेट नहीं है। तो यहाँ पर चंद्रमा इंडिविजुअल रिजल्ट देगा फोर्थ हाउस में, बहुत अच्छा। मंगल पांचवें घर का है, फिफ्थ हाउस की दृष्टि कहाँ जाती है? अकॉर्डिंग टू लाल किताब, ठीक है। तो जो लोग लाल किताब के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को समझें कि लाल किताब के अकॉर्डिंग फिफ्थ हाउस का प्लैनेट नाइन्थ हाउस के प्लैनेट को देखता है। अब जैसे इसने यहाँ पे आके कॉम्बिनेशन बनाए, ऐसे यहाँ पे जाके इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? अगर मार्स का फिफ्थ हाउस का जो रिजल्ट है वो तो है ही है, मगर ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? मंगल प्लस सूर्य, मंगल के साथ बुध का कॉम्बिनेशन, मंगल के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन, मंगल जाके तीनों के साथ मिल गया। तीसरा मंगल शुक्र सूर्य का कॉम्बिनेशन, मंगल बुध सूर्य का कॉम्बिनेशन, सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी वहां पे है। यहां पर इनके रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? शुक्र नाइन्थ हाउस, बुध नाइन्थ हाउस और सूर्य नाइन्थ हाउस, तीनों के कॉम्बिनेशन का भी। फिर सूर्य प्लस शुक्र, सूर्य प्लस बुध। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब हम कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके लिए जब तक हम कॉम्बिनेशन, अब ये कॉम्बिनेशन निकल के कैसे आए? अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल। तो बार बार मैं यही कहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट रूल हैं, जो ग्रामर के रूल हैं,
उन सबको जो है जब तक आप नोट डाउन नहीं करेंगे, वो सब आपके सामने नहीं होंगे, तो आपके सामने चार्ट आएगा, आपको पता है कि ये आपका जो 10 to 15 पेज है, इसके अंदर सारे रूल मेंशन है स्टेप बाय स्टेप, ऊपर उसका टाइटल लिखा हुआ है। आप एक एक करके रूल अप्लाई करेंगे। शुरू में कुंडली को चेक करने में काफी समय लगता है, 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आप एक रूल उठाएंगे, चेक करेंगे अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह कितने रूल अप्लाई हो रहे हैं, अच्छा इसमें 3 अप्लाई हो रहे हैं, 3 अप्लाई का रिजल्ट क्या है। तो अब दृष्टि का कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वैदिक के अंदर हम क्या करते हैं कि ये वाला यहाँ देखेगा, ये वाला यहाँ देखेगा, मगर लाल किताब के अकॉर्डिंग ये वाला यहाँ देखेगा। अब ये वाला जब यहाँ देखेगा 5th हाउस वाला, तो ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन अपना रिजल्ट ऐसे जातक को देंगे। अब जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे टाइमिंग ऑफ इवेंट की, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लें या ऋण वाला लें, तो ये जो रिजल्ट देंगे ओवरऑल लाइफ तो एक देंगे देंगे, मगर स्पेशली अपना रिजल्ट किस पर्टिकुलर ईयर में क्या देंगे और उस साल वो रिजल्ट आपको नेगेटिव या पॉजिटिव किस तरह के आने वाले हैं और क्या कार्य आप उस साल करेंगे ही करेंगे, यानी कि प्लैनेट आपसे गलतियां करवाएंगे। वो गलतियां कौन सी होंगी जो आप चाह के भी आगे पीछे कुछ करना करें, मगर उस पर्टिकुलर साल में जो काम नहीं करना वो काम ये करवा के छोड़ेंगे, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। अब जब ये काम जैसी करा, उसके बाद परेशानियां शुरू, तो आप चेक करेंगे तो टाइमिंग ऑफ इवेंट से आप अपने आने वाले साल और जो बीत गए साल उन सबकी कैलकुलेशन निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये घटनाएं पीछे घट चुकी हैं, इन सालों में घटी है, इस पैटर्न के थ्रू घटी है, तो आगे वाले इन सालों में ये घटना दोबारा रिपीट होगी, मगर पीछे हमने जो गलती कर दी वो गलती अब दोबारा रिपीट इन सालों में नहीं करनी। तो ये कॉम्बिनेशन यहां पर बने। अब इस चार्ट को स्टडी करने के लिए आपको इन सबके इंडिविजुअल जैसे आपको रिजल्ट बताए हैं, प्लस इन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट चेक करने पड़ेंगे। अब हर कॉम्बिनेशन पे अगर हम बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 2 घंटे आराम से लग सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ये निकल के आए इस और इस हाउस के कॉम्बिनेशन, प्लस 1 2 3 4 ये भी, इन 4 के 4 नहीं है, मंगल का 5th हाउस का, मंगल का 2nd हाउस का, चंद्रमा का 4th हाउस का, चंद्रमा का 2nd हाउस का, राहु का 1st हाउस का, राहु का 10th हाउस का, शनि का 9th हाउस का और शनि का 12th हाउस का, तो 4 दूनी 8 ये हो गए। अब आप समझ लो कितने हो गए। फिर हर एक पे अगर प्रेडिक्शन देंगे तो कम से कम 2-2 मिनट एक पे प्रेडिक्शन देने में निकल जाएंगे। तो आपको बताने का पर्पज ये है कि आप भी अपने चार्ट को इसी तरह से तैयार कीजिए, उसके अकॉर्डिंग इन सारे कॉम्बिनेशन पे वीडियोस आर अवेलेबल इन प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहां पे जाइए, आराम से चेक कीजिए, चेक करके नोट्स बनाइए, उन नोट्स को नोट कर लीजिए कि भैया ये कॉम्बिनेशन से ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो कुछ चीजें आपकी लाइफ में घट रही होंगी, कुछ और स्पेशल इवेंट होंगे, वो कब घटित होंगे तो वो आप नोट कर लेंगे कि ये घटना घटेगी, कब घटेगी वो इवेंट वाले पार्ट के अंदर समझा देंगे। अब इनका जो मेन क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन जो था बेसिकली था चाइल्ड बर्थ में इश्यू। अब चाइल्ड बर्थ की अगर हम बात करें तो यहां पर जब चाइल्ड बर्थ की बात होती है तो कुंडली का 7th हाउस, कुंडली का 5th हाउस, चाइल्ड बर्थ कैसे होगा? आफ्टर मैरिज होगा। मैरिज के लिए किसको देखेंगे? 7th हाउस को। 5th हाउस किसका है? रोमांस का। 5th हाउस किसका है? हमारी संतान का। तो 5th हाउस को देखेंगे। चाइल्ड बर्थ का जो कारक है वो कौन है? केतु। केतु, तो केतु को देखेंगे। केतु इज द कारक ऑफ चाइल्ड एंड स्पेशली फॉर मेल चाइल्ड। संतान के लिए केतु को देखना ही पड़ेगा, मगर संतान में स्पेशली मेल चाइल्ड की बात हो रही हो तो आपको स्पेशली केतु को देखना पड़ेगा। तो जब आपको पूरी चार्ट के अंदर हमने इसको ही फोकस करना है। अब सबसे पहले देखेंगे 5वें घर की स्थिति क्या है। 5वें घर की स्थिति की बात करें तो मंगल बैठा है। मंगल अच्छा है या खराब है ये कैसे चेक करें? मंगल अच्छा है या खराब है ये कैसे चेक करें? चंद्रमा 4th हाउस 1 नंबर के साइन में है। चंद्रमा जब भी 1 3 8
इन साइन में होगा तो मंगल को सपोर्ट करेगा, कहीं ना कहीं मंगल को अच्छा करेगा। मगर वेयर इज द प्रॉब्लम, मंगल और सूर्य यहां जाके मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना। मंगल सूर्य जब मिलते हैं तो चंद्रमा को खराब कर देते हैं, जातक को थोड़ा सा हॉट माइंडेड भी बना देते हैं, तो जातक के स्वभाव के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं। जब गुस्सा पैदा होता है तो मन की शांति कमजोर होती है, तो चंद्रमा कुंडली में कहीं ना कहीं वीक होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है मगर यहाँ पर वीक भी हो रहा है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। मंगल के साथ बुध मिला तो मंगल बुध दोनों का फल खराब। मंगल के साथ शुक्र मिला तो पति पत्नी में थोड़ा सा टकराव की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने मिलेगी। मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस रहने वाले हैं, स्पेशली लड़की के चार्ट में है तो आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। अब सातवें घर की स्थिति की बात करें, शुक्र 9th हाउस में है। शुक्र 9th हाउस में तो सबसे बड़ा मंगल बद बनाता है। मंगल बद की वीडियो बता रखा है कि मंगल बद यानी बद मींस बुरा, खराब कैसे बनता है। शुक्र 9th हाउस सबसे बड़ा मंगल बद, तो मंगल को यहां पर ये कई रूल ने खराब कर दिया। अब इसकी बात आ जाती है 7th हाउस में, जुपिटर 7th हाउस। ये सारे रूल आपको पहले बता रखे हैं जो इंपॉर्टेंट रूल हैं, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे वहां पे सारे मेंशन है, खूब डिटेल में बात करिए। जुपिटर 7th हाउस, तो कुंडली के अंदर केतु खराब, बुध खराब और मंगल खराब। अब व्हाट इज मार्स, मार्स इज ब्रदर, मार्स इज कैरियर, मार्स इज रिलेशन, तो ऑल थिंग आर, अब यानी कि मंगल खराब हो रहा है तो मंगल से संबंधित चीजों में परेशानी आएगी। भाई के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, भाई के कैरियर में कोई इशू हो सकता है, भाई के मैरिड लाइफ में कोई इशू हो सकता है, यानी कि भाई किसी न किसी कारण जीवन में परेशान हो सकता है। ये आप चेक करने पता लगेगा। केतु को खराब करेगा। अब केतु बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, दैट इज एक्सीलेंट, बट एक सीधा सा फॉर्मूला है कि केतु इज द फ्लावर ऑफ जुपिटर, तो जैसा जुपिटर वैसा केतु, जैसा बुध वैसा राहु, क्योंकि राहु इज द फ्लावर ऑफ मरकरी। तो कुंडली में राहु को चेक करना हो तो मरकरी को देखो, मरकरी के साथ फिर मंगल को देखो और चंद्रमा को देखो, मगर मरकरी इज द मेन। इसी तरह कि अब जुपिटर की बात कर रहे हैं, जुपिटर कैसा है ये चेक करना पड़ेगा। जुपिटर 7th हाउस में है तो 7th हाउस के जुपिटर को अच्छा नहीं माना गया है। नंबर 1, जुपिटर 7th हाउस में है तो राहु की दृष्टि आ रही है, राहु की दृष्टि यहां पर बृहस्पति पे आ गई, तो बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब बृहस्पति राहु के कॉम्बिनेशन में जुपिटर जो है वो साइलेंट हो जाता है, कुंडली के अंदर अपने रिजल्ट नहीं दे पाता, तो जुपिटर यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर पाएगा, खराब कंडीशन में है, अच्छा नहीं है। अब जुपिटर बेचारा जब साइलेंट मोड में चला गया तो केतु, बिना गुरु के केतु जो है अब वो नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। दूसरा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम का दूसरा कारण क्या है, यहां पर हो सकता है इनकी लव मैरिज भी हुई हो, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र का कॉम्बिनेशन ही बन गया। राहु आके केतु से मिला था तो शुक्र बना, और शुक्र के साथ बृहस्पति यानी बृहस्पति शुक्र, तो ये आपको यहाँ लिखा है बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन। ऐसे जातक के जीवन में ये कॉम्बिनेशन कैसे रिजल्ट देता है, दिखावे के लड्डू कहा गया इस कॉम्बिनेशन को, कि लड्डू बनाते समय बूरा ज्यादा गिर गया। देखने में लड्डू तो बड़े सुंदर लग रहे हैं मगर खाते समय उसमें मिठास ज्यादा हो गई। मिठास ज्यादा होने की वजह से वो देखने में तो सुंदर थे मगर खाने में उनका स्वाद बिगड़ गया। ऐसे जातक, बृहस्पति क्या है, अध्यात्म धर्म, और शुक्र क्या है, वो आपका मैरिड लाइफ है। तो ऐसे जातक कभी अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अटैच रहते हैं और कभी 6-6 महीने एक दूसरे के पास फटकते नहीं है। तो इस तरह से हमने चेक करना है। अब इनको करना क्या है, अब सबसे पहले इनको थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, ताकि आगे ईश्वर करे इनकी मैरिड लाइफ में कोई परेशानी ना आए, तो एक शुद्ध चांदी का छल्ला इनको अवश्य पहन लेना चाहिए। दूसरा, वर्ष फल के अनुसार इनको रेमेडी करनी होगी, वही बताएंगे। तो परमानेंट रेमेडी के अंदर गले में एक मोटी सी चांदी की चेन डाल लें, शुद्ध चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में पहन लें। तीसरा, अपने घर के अंदर मंदिर वगैरह ना रखें, मूर्तियां वगैरह ना रखें। पंडित जी को बुला के जब जब यज्ञ हवन वगैरह कराओगे तब तब इनके घर में पति पत्नी में किसी न किसी प्रकार का विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति देखने को मिलेगी। तो इनको ये सारे काम नहीं करने चाहिए। स्पेशली 7th हाउस का जुपिटर जब जब जिन जिन सालों में एक्टिवेट होगा
उस साल गारंटी के साथ ये काम ये अवश्य करेंगे। तो वो जब एक्टिवेशन वाली की हम बात करेंगे, इवेंट वाली, उसमें बताएंगे किस किस साल में ये 7th हाउस का जुपिटर एक्टिवेट होगा और कब कब परेशानी देगा। आपका अगर कहें तो अभी बता देता हूं, इनके अभी जो उम्र है 90 के हिसाब से कितने साल के हो गए, 2010-20, अभी ये लगभग 34 एज चल रही है। अब 16, 32, 48, अब 32 साल की उम्र में, 32 साल की उम्र में, अब शादी को इनके 6 साल हो गए, तो 32 साल की उम्र में आप चेक कीजिएगा सुमन जी, जब आपके 31 कंप्लीट हुए, 32 स्टार्ट हुआ, उस एक साल के 32वां साल जब चल रहा था, उस साल आपने अपने घर में यज्ञ या हवन पंडित जी को बुला के कराया होगा, पुजारी जी को सफेद या पीले रंग के वस्त्र भी दिए होंगे, ये कार्य आपने करे होंगे। उसके बाद उस साल के अंदर मैरिड लाइफ के अंदर काफी ज्यादा समस्या आई होगी। तो अगर आपको बात समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया है इवेंट को कैलकुलेट करने का, मगर उस साल ये काम नहीं करने थे। अब हमें पता ही नहीं है, आगे पीछे करने का, मगर इस साल ये काम नहीं करने थे। तो अगर पता होता, अब पता लग गया, तो अब ये दोबारा स्थिति कब आएगी, 48 में। अब 48 में आएगी तो 48 में अलर्ट हो जाइएगा, ये काम जो गलती 32वें साल में कर दी थी वो 48वें साल में बिल्कुल ना करें, क्योंकि 32वें साल में जो गलती करी थी उसके बाद जो परेशानी आई थी वो परेशानी 48वें साल में ना आए। तो अब इनको करना क्या क्या चाहिए, 5th हाउस को ठीक करना चाहिए, अपने मंगल को ठीक करने के लिए जो परमानेंट रेमेडी है, घर में एक नीम का पौधा लगाएं, रात को पानी सिराने रख के सोएं, नेक्स्ट डे नीम के पौधे में डालें। दूसरा, पीपल के पेड़ की सेवा करें, पीपल पर जल वगैरह चढ़ा के आया करें। और तीसरा की छल्ले वाली रेमेडी बता दी, गले में चांदी की चैन, ये रेमेडीज आपको लॉन्ग लाइफ करनी है। बात करते हैं वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। तो वर्ष फल के अनुसार आपको 11 पीले नींबू एक तो मंदिर में डोनेट कर देने हैं बृहस्पतिवार के दिन। दूसरा, इस वर्ष आपको किसी प्रकार के लेदर की या लोहे की चीज ना खरीदनी है, ना गिफ्ट लेनी है, जैसे जूते चप्पल वगैरह लेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रबल आ सकती है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। चौथा, आपने अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं उनको, अनमैरिड गर्ल्स को व्हाइट स्क्वायर बर्फी हर सोमवार को डोनेट करनी है। अपने सर पे व्हाइट या रेड कलर की चुन्नी वगैरह या टोपी वगैरह पहन के कवर करके रखें, दैट इज गुड फॉर यू। और तीसरा जो है, आपने एक तांबे का घड़ा लें, उस तांबे का घड़ा बड़ा सा होना चाहिए, लगभग 4 से 5 लीटर का, उसके अंदर साबुत हरी मूंग भरें, तांबे का ढक्कन लगाएं, उस पर 1 या 2 टाके लगवा दें कलई के, ताकि वो थोड़ा सा सील्ड हो जाए, ढक्कन खुले ना, और पूरा सील्ड नहीं करना, 1-2 टाके लगा के सील्ड करें। और उसको पहले से तैयार करके रख लें, बुधवार के दिन चतुर्थी, नवमी, 14 तिथि ना हो इसका विचार करके उसको जल प्रवाह कर दें। ये रेमेडी करने से, क्योंकि सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन ऊपर जब बात करी थी तो यहाँ पर तलाक वगैरह के योग भी कुंडली के अंदर ये बनाता है। साथ ही ऐसे में विवाह में डिले, बच्चे की पैदाइश में डिले, ये सारी समस्या देखने को मिलती हैं। तो आपको ये रेमेडीज करनी चाहिए ताकि आपकी कुंडली के वजह से जो समस्या आ रही है वो ठीक हो। दूसरा, इफ देर इज प्रॉब्लम इन मेल चाइल्ड in Sumanji chart, then definitely the problem will be in her husband chart also. Why? हमारे पूरे परिवार के चार्ट एक दूसरे से मैच करते हैं। हमारा किससे विवाह होगा, किसके साथ हमारा आगे सब सिस्टम चलेगा, वो सब कुछ पहले से तय है। तो हम हस्बैंड और वाइफ दोनों के चार्ट में अगर एक पे प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे में भी वो प्रॉब्लम दिखाई देगी। अगर इनके कुंडली के अकॉर्डिंग मैरिड लाइफ में समस्या है, बच्चे की पैदाइश में समस्या है, तो यहाँ पर इनके हस्बैंड के चार्ट में भी होगी। जब संतान की बात करते हैं तो मेल संतान की जो प्राप्ति होती है वो लड़के के भाग्य से होती है, तो लड़के के कुंडली के अनुसार भी उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। हम लोग इन छोटी छोटी चीजों को बहुत अवॉइड करते हैं, मगर पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी को सीखना, समझना, टाइमली उसकी गाइडेंस लेना,
ये इसलिए जरूरी है ताकि आप छोटे छोटे रेमेडीज करके बड़ी बड़ी परेशानियों से बच सकें। अदरवाइज आप डॉक्टरों के चक्कर काटते रहें, संतान के चक्कर में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लोग बाग। तो साहब 4 लाख रुपए लग गए, 5 लाख लग गए, उसके बाद भी जो है बड़ी मुश्किल से वो हुआ नहीं हुआ। तो कारण मूल समझने की कोशिश कीजिए। तो आज हमने इनकी बात करी, होप सो आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। दूसरा, आप अपनी डिटेल्स जो मेंशन करते हैं उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इन सब चीजों को मेंशन करा करें। जिस भी व्यक्ति का इनमें से कोई भी चीज मिसिंग होगी उसके कमेंट्स को यानी कि उसकी डिटेल्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। आज एक टॉपिक एक किसी दूसरे की लेने वाले थे, मगर क्योंकि उसकी जॉब की प्रॉब्लम थी तो मुझे लगा कि इसका देख लेते हैं, बट उसका देखा तो नीचे बर्थ प्लेस ही नहीं था। अब बर्थ प्लेस ही नहीं था तो फिर उसको कैंसिल किया, फिर ये सुमन जी का नंबर आ गया। तो इसी तरह से आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।